चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग आपके जनरली प्रॉपर्टी केसेस से रिलेटेड में ज्यादा होते हैं। ठीक है, सिविल केसेस के मामले में उन्हें टॉर्ट्स बोला जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा कि टॉर्ट्स जो है वो क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं या आपके सिविल रॉन्ग होते हैं। टॉर्ट essentially means a wrong and originate from the Latin word tortum, 1 marker, which means twisted or crooked. In law, tort is defined as civil wrong or a wrongful act of one either intentional or accidental. अब आपसे गलती से कुछ हो गया हो, ठीक है, या आपने जानबूझ के कुछ कर दिया हो नेग्लिजेंस में, या फिर गलती से हो गया हो, दोनों चीजें आपकी जो है आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। गलती से हम स्कूटी लेके जा रहे थे और सामने वाले अंकल को ठोक दिया, आपसे चाहे गलती से हुई हो चाहे जानबूझ के हो, आपके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट बेसिकली सिविल और क्रिमिनल में फर्क क्या होता है, चीजें वही होती हैं। सिविल केसेस के अंदर आपकी जो पेनल्टी होती है वो पैसों में आपको भरनी पड़ती है और क्रिमिनल के अंदर आपको जेल के पीछे डाला जाता है। दोनों की जो आपको आउटकम मिलता है वो डिफरेंट होता है। पेनल्टी टाइप जो होती है सिविल केसेस की, वो फाइनेंशियल पैसे देके निपट जाती है, और क्रिमिनल केसेस में आपको जेल के पीछे सजा मिलती है। बेसिकली ये सबसे बड़ा फर्क होता है सिविल और क्रिमिनल के अंदर, आउटकम के बेसिस पे। ठीक है, तो आपने जानबूझ के किसी का नुकसान कर लिया या गलती से नुकसान हो गया, वो इन टर्न हैज रिकोर्स टू सिविल रेमेडीज, जो सिविल कोर्ट में चला गया फॉर द डैमेजेस और कोर्ट ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर और इंजक्शन। तो जो अगर आपने किसी के साथ गलत करा, किसी का एक्सीडेंट करा, चोट भी पहुंचा दी, और वो सिविल मैटर बना रहा है, उसको सिविल कोर्ट में लेके जा रहा है ना कि क्रिमिनल कोर्ट में, तो वो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर काउंट होगा। द डेफिनेशनल फीचर ऑफ टॉर्ट आर दैट इट इज अ सिविल रॉन्ग, अंडरलाइन कर लेना, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रिमिनल रॉन्ग। तो जो टॉर्ट होता है वो सिविल माना जाता है ना कि क्रिमिनल माना जाता है। इन अ क्रिमिनल केस द स्टेट इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम एंड इज पनिश्ड व्हेन फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। तो विक्टिम के कहने पे जो सारा मामला होता है क्रिमिनल केस का, वो क्रिमिनल कोर्ट में शुरू होता है, और अगर जो सामने वाला जो एक्यूज है वो गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसे सजा मिलती है। सिविल एक्शन लाइक अ टॉर्ट सूट इज परसूड इन अ सिविल कोर्ट। तो इसका जो केस होता है क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केस इन क्रिमिनल कोर्ट, सिविल केस इन सिविल कोर्ट। आपकी मर्जी, आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, आप सामने वाले को जेल में डालना चाहते हो, सामने वाले से पैसे निकलवाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिर सिविल केस करोगे या क्रिमिनल केस करोगे। ठीक है, where the victim or victim's representative or survivor prosecute the wrongdoer usually for compensation। तो इसमें जो सिविल केस के अंदर माइंडसेट होता है वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन का होता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट एंड ऑल्सो एट द टाइम्स और अदर लाइबिलिटी और इंजंक्शन। Generally, tort cases result in compensating the victim and criminal lawsuits are about punishment। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, टॉर्ट जो है वो फाइनेंशियल पेमेंट्स का होता है और क्रिमिनल लॉ जो होता है वो पनिशमेंट का होता है। तो इंजंक्शन आपको 1 मार्क में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंजंक्शंस? इंजंक्शंस आर कोर्ट ऑर्डर दैट, फॉर एग्जांपल, क्या हुआ, फॉर एग्जांपल, यहाँ से लाइट ऑन कर लेना बेटा, जिसके ऊपर सब लिखा हुआ है ना। इंजंक्शन कोर्ट ऑर्डर दैट may prohibit the wrongdoer from harming the victim or prevent the former from trespassing the latter's property। तो इंजंक्शन क्या होते हैं, आपके कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जो कि गलत करने वाले एक्यूज को मना करते हैं, या जो रॉन्ग डूअर है उसको मना करते हैं कि आप सामने वाले का ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते, आप उसे आप पंगे नहीं ले सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते हो। ये 1 मार्कर की डेफिनेशन आपको आ जाएगी। ओकेजनली कोर्ट्स में ऑल्सो ग्रांट प्यूनिटिव डैमेजेस विच आर कॉस्ट और डैमेजेस इन एक्सेस ऑफ द कॉम्पनसेशन। तो कई बार आपको फाइनेंशियल डैमेजेस भी पे करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी पे करने पड़ते हैं, जितना आपने नुकसान करा उससे थोड़ा सा और बढ़ा के। टॉर्ट कैन बी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, जानबूझ के भी हो सकती है और गलती से भी हो सकता है, एंड इंक्लूड रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द काइंड ऑफ बैटरी एंड असॉल्ट, जिसके अंदर आप किसी को फिजिकल हार्म दे रहे हो, उसे बैटरी और असॉल्ट कहते हैं। बैटरी इज मोर द फिजिकल असॉल्ट, एंड आपका जो फिजिकल, आपका किसी का नुकसान पहुंचाना, और असॉल्ट होता है मेंटली किसी को हार्म पहुंचाना। ठीक है, तो अगर आप दिमागी तौर पे किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो किसी के, तो उसे असॉल्ट बोलेंगे, और अगर आप फिजिकली किसी को तंग कर रहे हो, मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसे बैटरी बोलते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूसेंस कर रहे हो, आप दूसरे की खुशियों के अंदर टांग अड़ा रहे हो, डिफेमेशन, बदनाम कर रहे हो, रेपुटेशन खराब कर रहे हो, ये वर्ड याद रखना। Battery and assault is physical or mental injury. Nuisance is intrusion in one's enjoyment. Defamation is reputation का injured करना, आपकी reputation को खराब करना। Property damage trespass, आप किसी की land पे जाके किसी की property को खराब कर रहे हो।
नेग्लिजेंस इज केयरलेसनेस, आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं। And others. Some of these are discussed in the paras below. These wrongs may have also aspect and overlaps with other areas like criminal law. तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये मामला तो क्रिमिनल में भी जा सकता है, खाली सिविल में ही क्यों? तो आप जो है ये आपकी मर्जी होती है कि आपको मामला सिविल में लेके जाना है या क्रिमिनल में, आप किस तरीके की पनिशमेंट चाहते हो। एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ एल्सवेयर, तो कई बार ये ओवरलैपिंग लगता है कि मामला कॉन्ट्रैक्ट का भी है, क्रिमिनल भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, आपका सिविल भी है, तो आप मिक्स कर सकते हो। तो लीगल स्टडीज जो है वो अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड है, जिसके अंदर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट? ठीक है। सोर्सेस ऑफ टॉर्ट लॉ, कॉमन लॉ वर्सेस स्टैचू लॉ। तो क्या क्या सोर्सेस हैं, ये जो आपके टॉर्ट लॉ है, ये सिविल आपके लॉ है, ये कहाँ से आए हैं, इसके पीछे के बैकग्राउंड्स क्या क्या है? Tort law are mostly common law subject. It is common law in the sense that tort law or the rules of tort law developed not from a statute or an act passed by parliament but from centuries of judicial decision. तो ये जो सिविल केसेस के कानून बने हैं, आज तक लॉज बने हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या जो है जुडिशरी डिसीजंस आए हैं, ओवर द टाइम क्या क्या कानून ने ऐसे रिलेटेड मैटर्स में डिसीजन दिए हैं, उनके ऊपर आधारित होकर आए हैं। कि ऐसा मैटर हो सकता है पहले कभी आया हो और उस पर क्या डिसीजन लिया हो, उसी के आधार पर वही चीजें आज तक चली आ रही हैं। Cases by cases in England courts as well as in the courts of other countries following common law system like United and इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें जो है इंग्लैंड, यूएस, इंडिया, यहाँ पे जो है सिमिलर केसेस में क्या क्या जजमेंट पास हुई थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए वही डिसीजंस आज तक चल रहे हैं। In other words, for example, in India, both criminal law and contract law are based on statute like Indian Penal Code and Indian Contract Act respectively. तो इंडिया के अंदर जो है क्रिमिनल लॉ के लिए हमने एक बुक बना रखी है, इंडियन पीनल कोड, हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एक्ट पास किया हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इनके ऑलरेडी कानून पास हैं क्रिमिनल लॉ के मामले में भी और कॉन्ट्रैक्ट के मामले में भी। हाउएवर आज तक कोई एक्ट पास नहीं हुआ है टॉर्ट लॉ के मामले में, सिविल लॉ के मामले में कोई भी एक्ट नहीं बना है। अ कॉन्ट्रैक्ट लॉयर वुड लुक अप टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट to look for the rules applicable in a given fact situation. A tort lawyer would look up the rules as developed by courts in similar cases. तो जहाँ पे सिविल केसेस की बात आएगी, टॉर्ट लॉ की बात आएगी, वहां पे देखा जाएगा कि ऐसे रिलेटेड केस में जो ऐसा मिलता जुलता केस था, उसमें क्या डिसीजन दिया गया था, वही डिसीजन जो है हमें यहाँ पे भी लगाना है। ये समझ में आया? इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन। समझ आया बेटा? However, there are a couple of areas of tort law where countries have enacted statutes law. कुछ कुछ आपके टॉर्ट के सेक्शन ऐसे हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया ऐसे हैं जिनके लिए एक्ट पास हुए हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के मामले में। ठीक है, इन फॉर इंस्टेंस ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट एज वेल एज हार्म, अगर आप किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट कर रहे हो, व्हीकल से एक्सीडेंट कर रहे हो, उनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पास हो रखा है। तो उसके अंदर आप लिस्टिंग देख देख के कह सकते हो कौन सा कानून किस चीज पे अप्लाई करेगा, किस तरीके के एक्सीडेंट, किस तरीके का जो भी केस है वो उस किस में जाएगा। तो मोटर व्हीकल के मामले में जहाँ पे भी मोटर व्हीकल, गाड़ी, स्कूटी, ये सब इन्वॉल्व है, उनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है। ऐसे कंज्यूमर अगर कोई सामान खरीद रहा है, कोई सर्विसेज खरीद रहा है और उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ कुछ क्राइम हो रहा है, तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना हुआ है। What this mean is that if a case involves car accident or of defective products or deficiency in services, तो ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल कोट करने के लिए आपको आ सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए मोटर व्हीकल एक्ट एंड आपका जो है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक बार पढ़ो, कोई डाउट है मुझसे पूछो। ठीक है, ठीक है। Kinds of wrongful acts. In tort cases, the victim or the claimant claims that the defendant or the wrongdoer has conducted the wrongful act or is liable for injury incurred to the claimant. हाय मुझे मार दिया, इसने मुझे जानबूझ के मार दिया, इसने मुझे चोट पहुंचा दी। तो जिसके साथ गलत हुआ होता है वो रोना रो रहा होता है कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत कर लिया। Primarily, there are 3 kinds of wrong in a tort law. The wrongful act can occur either intentionally or negligently. आप जानबूझ के भी किसी का नुकसान कर सकते हो या फिर गलती से भी किसी का नुकसान हो सकता है on the part of wrongdoer, or the defendant is strictly liable for the wrongful act. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी होती है कि वो कहता है कि मेरे साथ जो गलत हुआ ये सामने वाले की जिम्मेदारी थी कि उसको मेक श्योर करके चलना था कि मेरे साथ गलत
ना हो। जैसे कि सामने वाले ने पटाखे का काम कर रहा था हमारी साथ वाली दुकान में, उसने जो है पटाखे का सामान रखा होता जिसमें तो कभी भी आग लग सकती थी, तो ये सामने वाले की जिम्मेदारी थी। अब उसने जानबूझ के करा या गलती से करा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दुकान में काम ही ऐसा था जो खतरनाक था, जो आगे की 4 शॉप्स को खराब कर सकता था, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उसकी होगी। तो मामला या तो इंटेंशनल हो सकता है, या फिर आपका नेग्लिजेंस हो सकता है, या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है कि जिसके अंदर चाहे आपने गलती से भी हो गया हो, अगर वो नुकसान हुआ है तो भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। इंटेंशनल टॉर्ट हम सबसे पहले, हाँ बिल्कुल होगा। ये इसकी खासियत है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, आपने कितनी ही प्रिकॉशन क्यों ना ले रखी हो, अगर गड़बड़ हो गई आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि आप काम ही खतरनाक। हाँ पूछो। घर बनाने के लिए अप्रूवल्स भी तो लिए होंगे ना वहाँ पे। एंड हाँ, अगर घर अप्रूव हो रहा है और वहाँ पे हो जाता है, चाहे वहाँ पे घर भी ना हो, मैं कहती हूँ सारी फैक्ट्रीज ही हो, और एक फैक्ट्री की वजह से आगे 4 फैक्ट्री में आग लगेगी, तो फैक्ट्री वाले कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो आपका जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आपने कितनी ही प्रिकॉशन क्यों ना ले रखी हो, छोटी सी गलती और अगर उस साथ वाले का नुकसान हो रहा है, वो आपसे पैसा लेगा ही लेगा, भले ही आपकी पूरी फैक्ट्री में आग लगी हो, पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई आपकी, फिर भी आपको साथ वाले को भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इंटेंशनल टॉर्ट के ऊपर। इंटेंशनल मींस जानबूझ के। एन इंटेंशनल टॉर्ट रिक्वायर्स द क्लेमेंट टू शो द डिफेंडेंट कॉज द इंजरी ऑन पर्पस। द वर्ड इज पर्पस। जानबूझ के आपको पता था इसका ये सब होने वाला है। Furthermore, the claimant must show that he or she suffered a particular consequence or injury. इसमें जो डिफेंडेंट कह रही हूँ, जो विक्टिम है, उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसको नुकसान हुआ है, एंड दैट द डिफेंडेंट एक्शन कॉज द कॉन्सिक्वेंसेस और इंजरी। और डिफेंडेंट की वजह से, जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो, उसकी वजह से ही आपको नुकसान हुआ है। Different intentional tort deals in different consequences and intents. So depending upon the context and situation, there are various kind of intentional tort, जिसमें assault, battery, false imprisonment, etc. etc. आएगा, जो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। They may also have aspect of criminal law. इसमें आपको ऐसी चीज लगेगी ये तो क्राइम है, इसको तो हम क्रिमिनल लॉ में डाल सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आपको मामला क्रिमिनल में लेके जाना है या सिविल में लेके जाना है। बट ट्रीटिंग देम ऑल्सो टॉट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर कॉम्पनसेशन। पैसा चाहिए, सिविल कोर्ट में जाओ। पनिशमेंट देनी है, क्रिमिनल कोर्ट में जाओ। यहाँ रख देना बेटा फोन। फोन नहीं लाए, आवाज को क्या हो गया? अरे मैम, फोन के पीछे स्क्रीन टूटी हुई है ना, अच्छा ठीक करवाने दे रखी थी मैंने। ठीक, टेस्ट दे दें सर, देखे चले। ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब आपको जो है अगर हायर कॉम्पनसेशन चाहिए तो सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। अब हम बैटरी एंड असॉल्ट सबसे पहले पढ़ते हैं। द इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ बैटरी अकर्स व्हेन द डिफेंडेंट कॉजेज द टचिंग ऑफ द क्लेमेंट। जहां आपको छू गई चीज, वो बैटरी है। ठीक है, मैं तुम्हें घूर के देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, कुछ नहीं, वो असॉल्ट के अंदर आ सकता है। मतलब मैं दिखा दिखा के तुम्हें अपनी नजरें दिखा दिखा के डरा रही हूँ, वो बैटरी नहीं है। ठीक है, मैं बॉल उछाल रही हूँ विद द इंटेंशन कि आपको मारूंगी, ठीक है, बैटरी नहीं है। मैंने बॉल जहां फेंकी और आपको टच हो गई, वो बैटरी है। जहां पे टच हो जाए चीज, वो बैटरी है। अब चाहे मैं आके थप्पड़ मारूं, या मेरी बॉल आपको टच हो जाए, मेरा बैट आपको टच हो जाए, ठीक है, एनीथिंग दैट टचेस यू फ्रॉम द डिफेंडर्स, डिफेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपका बैटरी हो जाएगा। और आपको दिखाना होगा कि हाँ जी, इस बंदे ने मुझे जो है बैट मारा है, मुझे चोट लग गई, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। The intentional tort of battery occurs when the defendant causes the touching of the claimant with the intention to cause harm or offense. Both intent and causation are required for the tort of battery to occur. तो आपका इंटेंट क्या है और उसके लिए आपने क्या किया, ये दोनों चीजें मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिफेंडेंट इंटेंट्स टू कमिट बैटरी बाय हिटिंग द क्लेमेंट इन द हेड बट एंड अप किलिंग हिम, दिस अमाउंट्स टू बैटरी as his intention was, as his intentional act intention to commit harm cause the death। ठीक है, तो आपने किसी को मारा और उसकी मृत्यु हो गई, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ टच कर रहा था, मतलब मैं मारने के उसमें नहीं था, बट आपकी इंटेंशन तो थी ना हार्म करने की, तो बैटरी कहलाएगी। The act of touching does not necessarily have to be done with defendant first always. It could be anything touching plaintiff like throwing hot water at someone। एक सेकेंड, इसमें मुझे एक बार ये देख लेना है। The act of touching does not necessarily have to be done with defendants
फिस्ट ऑलवेज, फर्स्ट ऑलवेज लिखा है या फिस्ट ऑलवेज लिखा है? आपकी बुक में फिस्ट लिखा है फर्स्ट? फर्स्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से ना। फिस्ट ऑलवेज, इट कुड बी। अच्छा, या ठीक है। इस बार ना एक्चुअली हमने सीबीएसई सैम्पल पेपर के अंदर एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आई विल डिस्कस इट विद यू। उसमें ऐसा ही है कि एक लड़की जो है वो रो रही है, उसको मनाने के लिए समथिंग समथिंग, वो मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि उसके लिए जो आंसर है वो लग असॉल्ट रहा है, पर उसका आंसर बैटरी में है, कुछ ऐसा करा है उन्होंने गड़बड़, वो एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक्ट ऑफ टचिंग का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट अपनी बॉडी का पार्ट ही सामने वाले को मार रहे हो, ठीक है, मैं थप्पड़ मार रही हूँ, मुक्का मार रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई चीज फेंक रहे हो और वो फेंकी हुई चीज उसको टच हो रही है, वो भी बैटरी होगी। जैसे इसमें इन्होंने गर्म पानी का एग्जाम्पल कोट किया है। The intentional tort of assault occurs when the defendant intends to cause in the claimant a reasonable apprehension, feeling of anxiety or fear of an imminent harmful or offensive touching to the claimant, and when this causes the claimant to suffer a reasonable apprehension of an imminent harm or offensive. In other words, assault is when the, अच्छा इसमें assault का बताया गया है कि assault क्या होता है, when defendant intends to cause in a claimant a reasonable apprehension, जब आप किसी को डराने के लिए कुछ कर रहे होते हो, ठीक है, अगर मैं तुम्हें घूर घूर के देख रही हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें मेंटली हार्म कॉज कर रही हूँ, मैं तुम्हें डरा रही हूँ, फियर आपके दिमाग में डाल रही हूँ, एंग्जाइटी डाल रही हूँ, सो दैट थिंग इज कॉल्ड असॉल्ट, सामने वाले को डराना। ऑफ एन इमिनेंट हार्मफुल और ऑफेंसिंग टचिंग टू द क्लेमेंट, जब आपके अंदर ये डर बैठ जाता है कि सामने वाला आगे मुझे कूटेगा, मारेगा, डर, वो डर जो है वो असॉल्ट है, ठीक है। एंड व्हेन दिस कॉजेज द क्लेमेंट टू सफर अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एन इमिनेंट हार्म और ऑफेंसिव, तुमने जैसे ही मुझे देखा, तुम्हें लगा कि मैम मुझे कूटेगी, तुम भागने लगे, तुम भाग के बहुत जोर से गिरे और तुम्हें चोट लग गई, ठीक है, दैट इज असॉल्ट, जिसमें मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है। इन अदर वर्ड, असॉल्ट इज व्हेन द डिफेंडेंट इंटेंड्स टू मेक क्लेमेंट थिंक दैट ही इज अबाउट टू सफर अ बैटरी, जिसके अंदर जो विक्टिम है उसको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे जो है सामने वाले से पिटाई मिल जाएगी या कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें मेरे को फिजिकल हार्म आ सकता है, एंड एज अ रिजल्ट claimant does not think he's about to and as a result the claimant does think that he is about to suffer a battery, जिसमें उसको बैटरी हो सकती है। imminent means into your face, वन मार्कर में याद रखना कि बिल्कुल आपको ऐसा सामने से दिख रहा है जैसे। assault is about thinking that you are about to be touched, assault का मतलब है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे वो सामने से पकड़ के मार सकता है। For example, if the defendant throws an iron ball at the claimant and misses his head, as the claimant moves his head away from the direction of iron ball, this amount to assault, ठीक है। ये वन मार्कर में याद रखना, ये एग्जाम्पल एज इट इज आया हुआ है पेपर में कि मैंने आपकी तरफ बॉल मारी, आपको नहीं लगा रही हूँ, आपको टच नहीं कर रही हूँ, बस मैं जानबूझ के आपकी तरफ डायरेक्शन में फेंक रही हूँ कि आप डर जाओ, और आप डर गए, आपको लगा ये बॉल तो आके मुझे ही लगेगी, दैट इज असॉल्ट, वो बॉल टच नहीं हुई आपको, ठीक है। द परसेप्शन ऑफ द क्लेमेंट इज इंपॉर्टेंट, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले को ये लग रहा है कि ये तो मुझे पढ़ने ही वाली है। सो इफ द डिफेंडेंट पॉइंट्स आउट एन अनलोडेड गन एट द क्लेमेंट हु डज नॉट नो दैट इट इज अनलोडेड एंड थिंक्स इज अबाउट टू गेट शॉट, दिस अमाउंट टू असॉल्ट, ऐसे गोली रख दी, सामने वाले को डर लग रहा है, दैट इज असॉल्ट, विच कैन टेक प्लेस विदाउट बैटरी। तो जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को गोली मारो, वो डर से ही जो उसको आपने मेंटली डर जो भरा है वो असॉल्ट कहलाएगा। बैटरी जो है वो विदाउट असॉल्ट हो सकती है, लाइकवाइज बैटरी कैन टेक प्लेस विदाउट द असॉल्ट, बिना डराए भी आप किसी को पीट सकते हो, पीछे से आके धर दिया, फॉर एग्जाम्पल समवन में हिट अनदर पर्सन फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आके मार दिया। एक बार ये पूरा पढ़ो, तब तक मैं सैम्पल पेपर का क्वेश्चन निकाल रही हूँ जिसमें ये क्वेश्चन भरा हुआ था, वो डिस्कस करेंगे। देखो कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, क्वेश्चन सुनो मेरा, सीबीएसई सैम्पल पेपर का 11th क्वेश्चन है ये। वन मॉर्निंग संदीप एंड हिज फ्रेंड्स वरुण and Blair were hanging out at McLaren's coffee shop. Blair pointed out a very beautiful girl to Sandeep. The girl was sitting alone at a bar. Sandeep, with the intention of befriending her, went up to her to introduce himself.
Before he could say anything, the girl threw hot drink in his face as she was suffering from heartbreak and did not want to talk to him. Sandeep decided to sue the girl for battery. ठीक है, नाउ टेल मी कौन सा इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, लड़की से हाय हेलो करने लगा, लड़की को लगा ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लड़की ने कॉफी मार दी गर्मा गर्म मुंह पे। संदीप कह रहा है कि मैं उसके ऊपर बैटरी का केस करूंगा। ठीक है, द गर्ल कैन नॉट बी ब्लेम एज शी वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, संदीप गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। क्या ऑप्शन ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है? The girl realized that Sandeep was flirting with her and her behavior can be justified on the ground of self defense। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? The girl had a justification to throw drink in his face. The use of force was completely lawful and hence battery has not been committed. The girl has committed battery as she used unlawful force to ward off Sandeep. Moreover, her act was intentional। करेक्ट है ना? एक बार मैं इसका आंसर देख के बताती हूँ, क्योंकि मैं ना लास्ट टाइम कुछ ऐसा आंसर पढ़ा था जिसमें कुछ गड़बड़ आई थी। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जस्ट अ मिनट, ये तुम्हारी शीट्स भी मेरे पास इसी में रखी हैं, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैटरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन एक और पूछो। ए वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर रीडिंग अ बुक। ए जो है चेयर पे बैठा है, बुक रीड कर रहा है। His friend B decided to play a practical joke on him. Accordingly, he pulled the chair from under him, as a result of which A landed on the floor। ठीक है, अब बताओ ये बैटरी है कि असॉल्ट है? मोटी मोटी बात ये पूछी गई है। बी जो है वो बैटरी है, बी का एक्ट असॉल्ट है। बी जो है असॉल्ट है टिल द टाइम ए लैंड्स ऑन द फ्लोर। बी का एक्ट जो है वो ना तो बैटरी है ना असॉल्ट है, क्योंकि इसमें कोई इंटेंशन नहीं था। इसका आंसर देख के बैटरी और असॉल्ट भी बताती हूँ, इसमें भी कुछ पकड़ लिए होंगे इन्होंने। 11th है ना? बैटरी है। नेग्लिजेंस तो बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है, बैटरी बोला इन्होंने। ठीक है, जो है हाँ, तो इतना तो पता ही था ना कि वो जमीन पे गिरेगा। इतना इंटेंशन तो उसका क्लियर था ना कि अगर वो चेयर खींचेगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। दैट इंटेंट वाज क्लियर। उसको ज्यादा लग जाएगी ये इंटेंट नहीं था, पर उसको लगेगी या वो गिरेगा ये उसका इंटेंट क्लियर था। टू मेक द पर्सन फॉल ऑन द ग्राउंड, दैट इंटेंट वाज क्लियर। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नंदनी, ध्रुव, आप लोगों को क्लियर है? अनुष्का, अभिदीप, क्लियर है? ठीक है, ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था, तो उठा लिया। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किसी को जबरदस्ती घर में बंद कर दो। ठीक है, मम्मी ताला लगा के चले जाती है तुम्हें। ठीक है, आ रही हूँ जरा बाजार से होके, तो घर में रही हो, मैं ताला लगा के जा रही हूँ। अब तुमने हाँ कर दिया, विलिंगनेस दिखा दी कि ठीक है मम्मी बंद कर जाओ, मैं घर में ही हूँ, तो दैट इज फाइन। बट आपकी विलिंगनेस के अगेंस्ट आपको बंद करके चले गए, आप मना कर रहे हो मत बंद करो मत बंद करो, फिर भी करके चले गए, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। समझ में आया? ईशान, तुम्हें परेशानी हो रही है तो दरवाजा बंद कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? The intentional tort of false imprisonment is satisfied whenever there is an intent to unlawfully confine,
आप इलीगली किसी को बंद कर रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो द क्लेमेंट इन अ बाउंडेड एरिया, फिक्स एरिया के अंदर उसे बंद कर रहे हो, उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कह रहे हैं। एंड व्हेन दिस एक्चुअली कॉजेज द क्लेमेंट टू बी नोइंगली कन्फाइंड और रिस्ट्रेन्ड इन अ बाउंडेड एरिया अनलॉफुली, सामने वाले को भी पता है कि मेरे को अनलॉफुली बंद कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द डिफेंडेंट इंटेंशनली लॉक्स द क्लेमेंट इनटू द क्लासरूम विदाउट हैविंग द लीगल अथॉरिटी टू डू सो, सो द क्लेमेंट नो ही इज ट्रैप्ड when you also know that you are being trapped. That is called false imprisonment. Sometimes courts allow the actual harm to substitute for the awareness of imprisonment. So even if आपको नहीं भी पता कि आप ट्रैप्ड हो, बट आपको जो है ट्रैप होने की वजह से, बंद होने की वजह से इंजरी आ जाती है, उसे भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में काउंट कर लिया जाएगा। However, the claimant should not be trapped willingly and consensually. इसका मतलब ये है कि अगर पूनम को उसकी मम्मी जो है लॉक करके चली गई, पूनम को पता नहीं है कि उसकी मम्मी उसको लॉक करके गई है, पर पूनम जो है वो किचन की स्लैब से गिर गई, ठीक है, वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गई नीचे, सिर पे चोट आ गई, तो भी उसके ऊपर जो है उसकी मम्मी पे केस हो सकता है कि आपने अपनी बेटी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया है। तो इसमें नोइंग दैट आई एम बीइंग ट्रैप्ड जरूरी नहीं है, अगर मुझे चोट लग गई है तो, ठीक है। और अगर मैं अपनी मर्जी से बंद हुई हूँ, मुझे पता था कि मेरे को मम्मी लॉक करके गई है, मम्मी ये प्रूफ कर देती है कि पूनम को तो पता था कि वो लॉक्ड है, ठीक है, और पूनम ने हाँ भी करा था और मैं पूनम को लॉक करके गई थी, फिर उसको अगर लग गई है तो वो मम्मी पे केस नहीं कर सकती। यहाँ पे क्लियर है सब? ट्रेस पास टू लैंड, आप किसी की जमीन में घुस गए। This tort of trespass to land occurs when the defendant has an intent to physically invade real property of the claimant. ठीक है, अब से ये वाला फ्लोर जो है कनिका का मेरा हो गया, कनिका का कमरा मैं लेके हट आके बैठ रही हूँ। सो इसमें कीवर्ड है फिजिकली इन्वेड रियल प्रॉपर्टी ऑफ द क्लेमेंट एंड डज नॉट इन्वेड फिजिकली विदाउट क्लेमेंट्स अप्रूवल और कंसेंट। Has the intent, the trespass land occurs when the defendant has the intent to physically invade and does not invade physically without the claimant's approval. The invasion can happen with objects or by people and include invasion of some area above the land and some area below the land. तो आप कुछ एरिया ऊपर का, कुछ एरिया जमीन का भी अगर ले रहे होगी, नीचे की सिवर की लाइंस, पाइपलाइन वाले एरिया में आपने अपना कुछ घुसा रखा है, ठीक है, आपने अपने गार्डनिंग कर रखी है, कुछ कर रखा है, या आपने ऊपर के एरिया में उनकी छत के ऊपर के इलाके में अपने कुछ चीजें टांगी हुई हैं, तो वो भी आपका जो है ट्रेसपास टू लैंड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिफेंडेंट में लिटर द क्लेमेंट्स लैंड, आपकी जमीन पे कचरा फैला जाए कोई, ठीक है, आपके घर के नीचे से अपने घर की नालियां निकलवा दे, ठीक है, आपके घर के ऊपर से अपने ड्रोन चला रहा है, ठीक है, अपना ड्रोन आपके घर के ऊपर उड़ा रखा है, तो ये सब ट्रेसपास टू लैंड में हो जाता है। एक बार पढ़ो, कोई डाउट है पूछो। क्लियर है? आगे बढ़ू? ट्रेसपास टू चैटल, चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप मूव कर सकते हो, your vehicles, your other stuff, other properties you have which can be moved. When the defendant has the intent to use intermeddle with a chattel, that is movable personal property, which was in possession of the claimant, and when this actually happens and cause significant or perpetual dispossession, deprivation of use, or damage as to condition, quality, or value of the chattel, or cause some other harm to the claimant's legally secured interest, it amounts to trespass to chattels. अगर आपने किसी का आपका प्रोडक्ट था, किसी की प्रॉपर्टी थी, लेट्स सपोज मेरा फोन है, ठीक है, मेरा फोन आप में से किसी ने ले लिया और आपने ऐसी छेड़खानी करी कि अब वो किसी लायक नहीं रह गया, ना तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ, वो डैमेज हो गया है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, उसकी मार्केट वैल्यू, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी मार्केट वैल्यू मुझे वो नहीं मिलने वाली जो मिल जाती, ठीक है, और मुझे उसको डिस्पोजेस करना पड़ रहा है। डिस्पोजेस क्या मतलब, उसे मुझे बेचना ही पड़ रहा है, या आपने उसकी वो खत्म ही कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने कुछ भी उस प्रोडक्ट के साथ ऐसा कर दिया कि या तो मुझे उसे बेचना पड़ गया, या मेरे पास से उसका पोजेशन खत्म हो गया, या मैं उसको और यूज नहीं कर सकती, या तो वो डैमेज हो गया, या आपने उसकी क्वालिटी गिरा दी, वो सब चीजें ट्रेसपास टू चैटल में आ जाती हैं, ठीक है। For example, if the defendant paints the car of the claimant that was parked outside the street without the consent of claimant while the claimant was away, this amounts to trespass to chattel, क्योंकि अब जो है पहले उसको गाड़ी की ओरिजिनल पेंट की जो वैल्यू मिलने वाली थी, आपके करे हुए अजीबोगरीब पेंट की वजह से उसकी गाड़ी की वैल्यू मार्केट में
कम हो गई, क्योंकि अब वो क्लियरली दिखेगा कि इस गाड़ी पे कलर हो रखा है। अगर मैं उस कलर के ऊपर दूसरा रीपेंट करवा के अपना ओरिजिनल पेंट भी कराऊँ तो विजिबल होगा कि जो है पहले इस पे पेंट हो रखा था, या उसकी वैल्यू में तो हमने सही जाएगा कि मेरा खर्चा ऊपर से हो गया। ठीक है, तो ट्रेस पास टू चैटल, जब आप दूसरे की चीज की वैल्यू खत्म कर देते हो, उसे ऐसा बना देते हो कि सामने वाला यूज नहीं कर पाता, या फिर आप उसकी क्वालिटी गिरा देते हो, या उसको ऐसा कर देते हो कि सामने वाले को बेचना ही पड़ेगा उसे, वो उसको खुद नहीं रख सकता, तो वो हर चीज ट्रेस पास टू चैटल में चली जाती है। देखो, समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना है, इसमें जितने इन्होंने एग्जाम्पल कोट करे ना, वो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन, द टॉट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब भी कन्वर्ट करना होता है, इज समवट रिलेटेड टू द टॉट ऑफ ट्रेसपास टू शैटल, वैसा ही कुछ होता है। इसमें भी आप वैल्यू जो है वो घटा देते हो। कन्वर्जन अकर्स व्हेन द डिफेंडेंट इंटेंशनली यूजेस और इंटरमेडल विद द चैटल ऑफ द क्लेमेंट इन सच सीरियस वे दैट इट बिकम्स फेयर टू ask for compensation or money for the payment of total prior, become fair to ask for compensation or money payment for the total prior value of chattel, जिसके अंदर आप चीजों के साथ ऐसी छेड़खानी करते हो जिसके अंदर अब आपको जो है आप इतनी पैसे क्लेम कर सकते हो कि मेरी चीज इतने की थी, इसने खराब कर दी, उसको कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, सेम है। ट्रेस पास टू चैटल और कन्वर्जन काफी सेम है, कंफ्यूजन होती है तो इसमें सिर्फ एग्जाम्पल के कोट और ये वाली लाइंस याद रखना। ठीक है, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि अब जो है जिसने आपकी चीज के साथ पंगे लिए हैं, आप उससे क्लेम मांगो कि ये मेरी चीज 50,000 की थी, मेरे को 50,000 रुपए तू दे, तेरी वजह से अब वो चीज कुछ भी मार्केट की वैल्यू नहीं रहेगी, तूने इसको इतना खराब कर दिया है, तू मुझे 50,000 रुपए देगा, तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। इन अदर वर्ड द डिफेंडेंट इज फोर्स टू बाय द शटल, जिसने आपकी चीज को खराब करा है, अब उसको वो चीज आपसे खरीदनी पड़ेगी फॉर अ परचेज प्राइस बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू के बेसिस के आधार पर। सो द रेमेडी इन कन्वर्जन इज फोर्स्ड सेल, कीवर्ड, आपने चीज नहीं बेचनी थी, वो आपको फोर्स सेल करनी पड़ेगी, दैट कीवर्ड इज फोर्स्ड सेल। Conversion is applicable in many situations, including where the chattel is taken, transferred to someone else, changed or misused or damaged. तो trespass to chattel और आपका जो है conversion almost same है। conversion के अंदर बस कीवर्ड है forced sale। एक बार ये दोनों देखो, ठीक है, अगर आपने किसी की चीज के साथ पंगे ले लिए, वहां तक कहानी है trespass to chattel। अब वो पंगे लेने की वजह से आपको फोर्स सेल करनी पड़ेगी, डिफेंडेंट को वो चीज खरीदनी पड़ेगी ओरिजिनल वैल्यू पे, तो वो कन्वर्जन हो जाएगी। बस, पंगे लेने तक की कहानी ट्रेस, फोर्स सेल्स कन्वर्जन। हाँ, राइट, शटल का मतलब शेयर्स नहीं होगा, शेयर्स इसमें नहीं आएगा। शेयर से आप क्या पंगे लोगे, वो तो ऑनलाइन फॉर्म में है, उसको क्या छेड़ोगे। नहीं, उसमें नहीं आएगा, शेयर्स वाली चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, ट्रेसपास टू शैटल और कन्वर्जन क्लियर हो गया। ट्रेसपास शैटल पंगे लेने तक का होता है, अब कन्वर्जन में आपको फोर्स्ड सेल एक वर्ड जो है उसको अलग कर देता है। अनलॉफुल हरासमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है वर्क प्लेस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हो, वो सब चीजें भी आ जाती है। तो अनलॉफुल हरासमेंट, डिफेंडेंट में बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ deliberate physical harm to the victim even when there is no battery or assault is involved. For example, if the defendant lies to the claimant the latter's son met with a road accident which caused nervous shock to the claimant resulting in illness in the constitutes टॉट ऑफ अनलॉफुल हरासमेंट। जब आपके कुछ कहने की वजह से ही सामने वाले को कुछ मेंटली या फिजिकली नुकसान पहुंच जाता है, तो वो आपका अनलॉफुल हरासमेंट होता है। ठीक है, मैं बोलूं जी हाँ जी इसको कुछ हो गया, आपके फलाने ढिमकाने लड़के को कुछ हो गया, और ये सुन के जो है किसी को चक्कर आ गया, और चक्कर लगने की वजह से टेबल जो है उनके सिर पे लग गया और उनके सिर से खून बह रहा है, तो ये आपकी अनलॉफुल हरासमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने सामने वाले को डराया नहीं, धमकाया नहीं, मारा नहीं, पीटा नहीं, बस मेरे झूठ बोलने की वजह से दैट लाई कॉस्ट तब ना वो शॉक डाउन, या फिर आप जो है वो ट्रेनिंग सिचुएशन बोल सकते हैं सामने वाले की हो गई, और उसकी वजह से उसको चक्कर आके वो गिर गया, और वो गिरने की वजह से उसको चोट लगी, वो अनलॉफुल हरासमेंट में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द डिफेंडेंट लाइज कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से नर्वस शॉक आ गया किसी को, दैट इज अनलॉफुल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट भी आपकी अनलॉफुल हरासमेंट का पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को फॉलो कर रहा है, अनवांटेड अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेज रहा है,
फोन कॉल कर रहा है, भले इसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई थ्रेट ऑफ वायलेंस नहीं है, बट स्टिल ये भी हरासमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता कि किसी की कोई प्रिवेसी होती है, किसी को अपने कमरे में प्राइवेटली बैठना होता है, किसी को फोन चेक नहीं करना होता है, किसी की बातें नहीं सुननी होती है, हम सब करते हैं। हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट बहुत ढीला कॉन्सेप्ट है, पर वर्ल्ड लेवल पे कॉन्सेप्ट चलता है। टॉट लॉ विद रिस्पेक्ट टू इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, इस ये क्रिमिनल, ये जो है हमारा सिविल लॉ भी अभी पूरी तरह से इंडिया में तो खासकर इसको समझ नहीं पा रहा है कि प्रिवेसी भी कोई चीज है। However, as many academics hold the view, there is potential for the development of tort of invasion of privacy. Privacy को भी माइंड में रखना चाहिए कि कोई मेरी privacy में घुस रहा है। For example, one right to personal life and family may fall under this category of tort law, may attract any deliberate invasion of privacy like photographing, आपकी फैमिली की कोई फोटो खींच रहा है, ठीक है, आपकी कोई फोटो खींच रहा है विदाउट योर परमिशन, ये सब भी जो है इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी में होता है। हम तो कोई भी किसी की भी फोटो खींच के चल रहे होते हैं, होता है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, नेग्लिजेंस में नेक्स्ट क्लास में पिक करूंगी, नेग्लिजेंस एंड समरी, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। सैटरडे को मैं टेस्ट रखूंगी, ठीक है।